नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश में महिलाओं के हक और हुकूक और उन पर होने वाले जुल्म को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं, लेकिन 2 रोज पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने मुस्लिम महिलाओं का दर्द बयां करते हुए एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिससे सिर्फ सियासी हलकों में ही हलचल नहीं बढ़ी, इस्लाम और शरिया का हवाला देने वाले तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के कान खड़े हो गए। बरखा सिंह ने दो टूक कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये कहीं न कहीं महिलाओं के शोषण की वजह बन रहा है। आज जनगण मन में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। वो तो सिर्फ एक खौफ के साए में जीती रहती हैं कि पता नहीं कब हमारे शौहर आएंगे और हमें तलाक तलाक 3 शब्द कहेंगे और हमें अलग कर दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं का दर्द बयां करती दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्या लिखी। पूरे देश में मुस्लिम धर्मगुरु इसकी मुखालफत पर उतर आए। दिल्ली से लेकर यूपी तक के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बरखा सिंह पर ही सवाल उठा दिए और इसी के साथ आम आदमी के जहन में भी सवाल उठा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वाकई खत्म कर देने की जरूरत है। इस मुद्दे पर देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, ये जानने से पहले बरखा सिंह की बात सुन समझ लेना जरूरी है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए जो उनको मिलने चाहिए। एक आदमी 4-4 3-3 बीवियां रखी हैं, 4 बच्चे किसी के, 8 बच्चे किसी के, 9 मगर वो बेचारी जबान नहीं खोल सकती हैं। क्यों नहीं खोल सकती? उन्हें डर है कि किसी वक्त भी हमारे शौहर आएंगे और हमें तलाक दे देंगे और हम रोटियों को मोहताज हो जाएंगे। तो ये डर उनके दिमाग से निकलना चाहिए। बरखा सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद इस्लाम और शरीयत का हवाला देने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करना किसी के इख्तियार में नहीं है। ये मुसलमानों की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई सरकारी या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस मुल्क में इस्लामी शरीयत की हिफाजत और उसकी तबलीग और उसकी इशाअत के लिए कायम की गई है। इस्लाम से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ज़्यादा औरतों को कहना चाहिए कि इस्लामी शरीयत की हिफाजत और उसकी तबलीग और उसकी इशाअत के लिए कायम की गई है। इस्लाम से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ज़्यादा औरतों को कहना चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उनको वो मुराद दी गई है दुनिया के कहीं भी नहीं हुई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो आइनी और शरई कानून है उसकी इजाजत संविधान ने दी है। बरखा सिंह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन उनकी पहचान एक कांग्रेस के नेता के तौर पर है, लिहाजा उनके बयान से कांग्रेस सत्ते में है और यही वजह है कि उन्हें सफाई भी देनी पड़ी कि उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जो मैंने कहा है वो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं बरखा सिंह चेयरपर्सन दिल्ली महिला आयोग की तरफ से बोली हूँ, उससे न तो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बरखा सिंह के इस बयान का स्वागत किया। ये संविधान भी किसी को इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर आप अलग अलग कानून करें, और जो बरखा सिंह जी ने कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और लोग भी उनकी आवाज के साथ जुड़ें। लेकिन सियासत से अलग हटकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कई मुस्लिम महिलाएं वाकई खराब हालात में गुजर बसर कर रही हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है। जरूरत इस बात को भी समझने की है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और क्या तलाक 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 पर लगाम लगना चाहिए। लखनऊ से शिव प्रताप सिंह और बरेली से आशीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यही है हमारी आज की बहस का मुद्दा, जनगण मन की बहस का मुद्दा। और हमारे साथ खास पैनल इस पर बहस करने के लिए जुड़ गया है। हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं बरखा सिंह दिल्ली से, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका ये बयान है जिस पर ये पूरा मुद्दा आधारित है। हमारे साथ नजमा भी जुड़ी हुई है, सदस्य हैं दिल्ली महिला आयोग की। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो पे एक बड़ा पैनल है, व्यापक पैनल है। रेखा अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ शीबा असलम फहमी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखिका हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं महंत नवल किशोर दास। सबसे पहला सवाल
जाहिर तौर पर बरखा आपसे ऐसा क्या हो गया, आप इस कदर प्रभावित हो गई कि आपने इतना बड़ा बयान दे डाला जिससे खलबली मच गई सियासी हलकों में, जिससे खलबली मच गई सारे समाज में, और जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु उनका ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता और जितने हुकूक महिलाओं को इस्लाम में है उतने कहीं नहीं है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर देना चाहिए। मैंने ये कहा है कि महिलाओं को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने जब खाप पंचायत की बात हुई थी तब भी मैंने ये बात कही थी और तब भी मैंने उठ के बरखा हमारे पास आपका वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। स्टैंडर्ड बरखा, आपका वो स्टेटमेंट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है। हम थोड़ी देर में फिर से आपको सुनवाएंगे और हमारे दर्शकों और हमारे पैनल को भी सुनवाएंगे। वही आप अपनी बात अब पूरी कीजिए, थोड़ी देर में हम आपको वो स्टेटमेंट फिर से सुनवाएंगे। मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। हम ये चाहते हैं, देखिए हमने जो कहा है, हम जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं। आज इतने बरसों से जो महिलाओं की दुर्गति हो रही है, इसमें जो जिसका मजहब है वो रखे, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन देखिए, इसका एक वजह ये है, औरत बेचारी मजबूर है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे मेन स्ट्रीम में आए, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी आगे बढ़े? हम ये चाहते हैं, हमारा मुद्दा ये है। नहीं, लेकिन आप कहती हैं कि अब आदमी अपना धर्म, अब आप अलग तरीके से अपनी बात रखिए। आपका वो ओरिजिनल बयान भी हम सुनवाएंगे। मैं पीसीआर से कहूंगी कि थोड़ी देर में वो ये बयान सुनवाएं। अब जैसा कि अभी बरखा ने कहा कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन हो, ये तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खारिज कर देना चाहिए, इस पर शीबा आप क्या कहती हैं? सबसे पहले मैं बरखा जी को मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत समझदारी भरी बात इन्होंने कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसी आसमान से उतरी हुई संस्था नहीं है जिसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता या जिसको शुरू नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमान मर्दों ने बैठ करके एक संस्था बनाई, जैसे और भी कई सारी संस्थाएं बनाई है मुसलमान मर्दों ने, वैसे ही एक संस्था बनाई और उसके बाद वो गवर्नमेंट के साथ में पर्सनल लॉ इश्यूज पर इसके तहत, इस प्लेटफॉर्म के तहत बात करने लगे। दिक्कत ये हुई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है, उसमें महिलाएं उतनी तादाद में नहीं है। लेकिन एक सुन लीजिए ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चीज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग चीज है। प्लीज कंफ्यूज नहीं, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की ही बात कर रही हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, बरखा जी ने जिस बोर्ड की बात की है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गाहे बगाहे औरतों के खिलाफ इतने घटिया फैसले सुनाए हैं या इतने घटिया मांगी है सरकार से कि हम सब त्रस्त थे और हमें हैरत हो रही थी कि इस दौर में 21वीं सदी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह की मांगे कर रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। मैं आप अगर वक्त है तो आप कहें तो मैं मिसाल आपको दीजिए। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले उन्होंने, अभी 2002 की बात है, उन्होंने कहा मुसलमान बच्चों को मिनिमम मैरिजेबल एज एक्ट से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा तलाक का रजिस्ट्रेशन ना हो। ये सारी ऐसी चीजें थी जिसमें कि सिर्फ मुसलमान औरत का नुकसान हो रहा था। आप जानती हैं कि जब बाल विवाह होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित महिला होती है, इसलिए क्योंकि उसकी पढ़ाई भी रुक जाती है, उसका करियर भी रुक जाता है, उसके सारे आगे की तरक्की जो है वो अरेस्ट हो जाती है। उसी तरह से जब बंद कमरे में या बिना बताए हुए या फोन से या मोबाइल से 3 बार तलाक लिख करके मुसलमान पति चंपत हो जाता है और उसके बाद उसका गिरबान पकड़ने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, तो अदालत, भारतीय अदालत ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये दगदू पठान वर्सेस रहीम बी दगदू पठान मामले में ये कहा था कि अब अपनी तलाक भी रजिस्टर करानी पड़ेगी मुसलमान पति को और उसकी भी मुदाखलत की। ये बताइए कि एक अनौपचारिक स्तर पे निकाह और तलाक दोनों रजिस्टर होता ही है। बहरहाल सवाल ये है कि जब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पति ये कहता है कि नहीं, हमने तो 10 साल पहले ही तलाक दे दिया था, किस बात का मेंटेनेंस? इस पे मौलाना आप बताइए कहाँ जाए मुसलमान औरत? मौलाना साहब, कहाँ जाए मुसलमान औरत? बिल्कुल कहीं न जाने की जरूरत नहीं है। शेबा ने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। बरखा जी ने जो बात कहा, असल चीज ये, सियासी हालात ऐसे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हम सबको एक, हमारे पास मुद्दा है, मुसलमान हैं,
उनको मुख्तलिफ तरीकों से लाके जो है ना मुख्तलिफ चीजों के उलझाकर मुद्दों को लाया जा रहा है हर बार कुछ ना कुछ। मैं एक बड़े विडंबना और मुझको तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि औरतों के मसाइल के ऊपर खाली मुस्लिम समाज ही को क्यों जिम्मेदार मान के आपने सियासत नहीं कर रहा। इन्होंने जो कहा, मैंने बड़ी आपकी बात बड़े सुनी। मेरा कहना यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न किसी की जागीर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का एक मुकम्मल जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप है जो फैसले करता है। जहां तक लॉ ऑफ स्टेट की बात है वो कहीं उसमें इंटरफेरेंस की बात नहीं करता। यहां जो बात कही है बरखा जी ने कि 4 शादियां करते हैं, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, ये इनकी अपनी जबान नहीं है। हो सकता है 10 साल पहले की इनकी जबान कुछ और हो और 3 महीने के बाद की इनकी जबान। मैं शिवा ने कहा उसको, शहबाज ने जो कहा उसको एडमिट करता हूं। कहीं 3 तलाक देके या तलाक का रजिस्ट्रेशन न होके या मिनिमम जो मैरिज की बात कर रहे उन तमाम तर चीजों पर मैं इनके साथ खड़ा हूं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खाली हम ये सोचने के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप उनको उनके ऊपर हम कभी अकाल तख्त पे चर्चा क्यों नहीं करते? हम खाली पर्सनल लॉ बोर्ड पे क्यों चर्चा करने बैठ जाते हैं? हम मठाधीशों पे क्यों बात नहीं करते? आपने जो बात की इस पर मैं बरखा का रिएक्शन ले लूंगा। कभी उन्होंने इस चीज पे चर्चा करवाई कि बीबी जागीर कौर वाले मामले पे आज तक किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मौलाना, अच्छा पहले आपका स्टेटमेंट आपने जो बयान दिया है वो सुनवा देते हैं। वो हमारे पास आ गया, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बरखा जी ने क्या कहा था ये हम सुन लेते हैं अभी एक बार फिर से। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये मुस्लिम महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है और उनको दबा के रखा हुआ है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके उत्थान में, उनके आगे आने में बहुत बड़ा बाधक है और इसको खत्म होना चाहिए। उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि वो भी समाज में सर उठा के जी सके। चलिए, तो सिविल कोड की बात कर रही है वो, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कह रही है, यूनिवर्स वो कह रही है पर्सनल लॉ को खत्म करना चाह रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मैं इनसे एक बात कहता हूँ, पूछ लीजिए, बोर्ड नहीं कहा, आप दोबारा करिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा है, बोर्ड नहीं कहा। बिल्कुल, तो पर्सनल लॉ को ही आगे बढ़ाता है ना वो, उसका रहनुमा महिला आयोग की चेयरमैन है। मैं उनसे पूछता हूँ, उनको महिलाओं की इतनी फिक्र है। दिल्ली के अंदर जितने एक्सीडेंट होते हैं, शहरों मेट्रो सिटीज में जितने एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 2 पहिया सवारी पीछे बैठने वालों की जो मौत होती है, उसके बाद जब हमारे यहाँ ये कानून आता है कि औरतों को भी जो पीछे बैठते हैं उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा, सिखों ने सिर्फ अपने पर्सनल लॉ का हवाला देकर उससे अपने आप को अलग करवा लिया। इस पे इन्होंने कुछ कहा कि उसका क्या होगा? खाली आपको आप 2 धारी तलवार के लोगों को शिकार मत बनाइए। मैं इस पर बरखा जी से रिएक्शन आपके पास आऊंगी सीधा। बरखा, अभी आपने मौलाना साहब को सुना, यहाँ तमाम पैनलिस्ट को सुना, उनका कहना है कि ये सियासी स्टेटमेंट है। कितने दिन से चेयरमैन जी कुछ करती है, स्कीम देती लोगों को? जी नहीं, इससे कोई, देखिए इससे एक सेकेंड मैं बोलूं क्या? मैं बहुत अदब से बात करना चाहती हूँ और आप लोग अपनी अपनी सब जने बात बोलिए। देखिए, मैं बहुत तहजीब के दायरे में रह के बात कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी तरह से बात करें। मैंने जो कहा है इसमें मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज ऊपर आए, आपके बच्चे ऊपर आए। आप क्या अपने बच्चों के दुश्मन हैं? शीतल जी, आप क्या दुश्मन है अपने बच्चों के? आप क्यों नहीं उनकी बेहतरी चाहते हैं? ये पर्सनल लॉ बोलिए, पर्सनल लॉ क्यों नहीं बेहतरी चाहते हैं? चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। एक आदमी बोलिए, एक आदमी मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम अपनी बात को पूरी आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात कही है बरखा जी। इस हमारी बहस इसमें क्या हुआ? मैंने कहा औरतों को इक्वल राइट्स दीजिए, इक्वल राइट्स दीजिए। बोर्ड को कहा है मैंने, हाँ, वो पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, ताकि औरतें इज्जत से सर उठा के जी सके। ठीक, शबनम, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, मौलाना साहब, अगर पर्सनल लॉ की बात कर रही हैं तब भी और अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रही हैं तब भी लिंक है दोनों, कोई बात नहीं। अगर कोई भी, शीबा जी बिल्कुल सही कह रही है कि कोई भी महिलाओं का हैरेसमेंट करने की बात करेगा तो उसको खत्म करना
हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है और आप और हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो चीज की आवाज उठाएं। बरखा जी का कहने का समय शायद गलत रहा हो, शायद बरखा जी ने ये आवाज उठाने में शायद थोड़ी देर कर दी हो, उन मुस्लिम महिलाओं के दर्द को जानने के बाद इन्होंने थोड़ी देर लगा दी कहने में, गलत समय कहा हो शायद इन्होंने, या कोई सियासी इनके दिमाग में कुछ रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सही बात कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके लिए बनाया हुआ है आप बताइए शीतल जी? वहां पर खुद ही एक महिला कहती है मेरा शोषण हुआ, वहां मर्द बैठे हैं सारे अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं, अब आपका ससुर आपका बेटा बन गया या आपका पति आपका बेटा बन गया। ये किस तरीके का अभी किस बाप का बेटा बना दिया, जरा बताओ ना, किस मठाधीश ने, किस शास्त्र में लिखा है? आप इससे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश का संविधान सब पर लागू होना चाहिए। यहाँ किसी के धर्म की वास्ता नहीं है, यहाँ महिला सबकी महिला होना चाहिए, चाहे हिंदू की है चाहे मुसलमान की है। पूरी बात सुन लीजिए, मेरे आपको सुना है। मेरा निवेदन है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश के प्रत्येक नागरिक को यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट होना चाहिए, न मुसलमानों के लिए न हिंदुओं के लिए न सिखों के अलग का कोई मतलब नहीं है। और नारियों को, महिलाओं को, उनको पूरा आदर मिलना चाहिए, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जैसे भी कहा, मान लीजिए वो 4 बेटे की आपके बेटे की माँ है और आप शाम को गुस्से में आकर के कुछ खा पी के तलाक कर देते हो, कहाँ जाएगी? क्या मतलब है? ये बहनें कह रही, मुझे क्या पता, ये बहनें कह रही, आपके समाज की बहनें आपके सामने कह रही, हेलमेट पहनने की वकालत करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल, आपकी सुरक्षा है। देखिए हम कह रहे हैं ना, यहाँ कानून का अधिकार सबको पालन करने का आदेश होना चाहिए। यहाँ कोई इस्लाम का देश नहीं है, यहाँ के संविधान को रखना चाहिए। और बरखा ने जो कहा है, यहाँ पे महिलाओं के समान अधिकारों की बात हो रही है। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जुड़ी हुई है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की शाइस्ता अंबर। शाइस्ता, क्या आप मुझे सुन पा रही है? नारी का अधिकार होना चाहिए और उसका आदर होना चाहिए। कोई नहीं बचा। शाइस्ता, आप मुझे सुन रही है, लेकिन इतनी शोर शराबे में अपनी बात अच्छा नहीं कह पाऊंगी। एक बार शाइस्ता को सुन लेते हैं। क्या कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए। मत भटकाइए आप लोग, प्लीज आप लोग मुद्दा मत भटकाइए। जेल में है, ऐसे ही जो कभी भी तलाक जेल में होना चाहिए। करके छोड़ते हुकूमत से काम कराएंगे, सबके लिए समान रहेंगे इस मुल्क के कानून, आप रहिए ना, शरीयत के पूरे हिफाजत के साथ। आप खामोश हो जाइए। कानून प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज खामोश हो जाइए आप लोग। ये संविधान सबको देखिए, हम लोग मुद्दे से हमें मुद्दा भटकाना नहीं, महिलाओं की बात मुद्दा नहीं भटकाना है। शाइस्ता, ये जो बयान बरखा सिंह ने दिया है, क्या बात हो रही है? अभी सुनिए आप, अब खामोश है सब लोग। जो बयान बरखा सिंह ने दिया है, और यहाँ पर पैनल पे जो हमारी एक्सपर्ट बैठी हैं, मुस्लिम समाज से जुड़ी हैं, वो भी इससे इत्तेफाक रखती हैं। वो कहती हैं बेशक ये सियासत से प्रभावित हो या नहीं प्रभावित हो, ये हो रही है। अभी सुनिए आप, अब खामोश है सब लोग। जो बयान बरखा सिंह ने दिया है, और यहाँ पर पैनल पे जो हमारी एक्सपर्ट बैठी हैं, मुस्लिम समाज से जुड़ी हैं, वो भी इससे इत्तेफाक रखती हैं। वो कहती हैं बेशक ये सियासत से प्रभावित हो या नहीं प्रभावित हो ये बयान, लेकिन ये सच है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड चलाती हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये जो संस्था है इसके दांत नहीं है, महिलाओं को इसमें ज्यादा से नहीं है, और महिलाओं की वाकई ऐसी दयनीय स्थिति है मुस्लिम समाज में? देखिए, वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बना ही पर्सनल लॉ बोर्ड की नाकारकर्दगी से, ये काम नहीं करता था, इसीलिए वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बनना जरूरी हो गया था। तलाक हो रहा है तो आप 4 शादियां हो रही हैं, NRI वाले आते हैं, 4 दिन रखते हैं, उसके बाद धोखा दे के चले जाते हैं, 4 शादियां करते हैं, 6 महीने में तलाक दे के चले जाते हैं। आप उल जलूल फतवे आ रहे हैं जो कुरान शरीफ के कानून के बराबर नहीं है। हमारे देश में पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत है, लेकिन काम करने की भी जरूरत है। दारुल कज़ाएं औरतों और मर्दों को कुरान शरीफ की रोशनी में फैसला सुनाएं, और ये फैसला नहीं सुनती, इसीलिए हमारी मुस्लिम औरतें ज्यादातर 99% औरतें हमारे देश की अदालतों में जाती हैं।
कचहरी में जाती हैं, फैमिली कोर्ट में जाती मुस्लिम औरतें, और वहाँ पे अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी की बर्बादी के आंसू बहाती हैं। रेखा, ये चाहते हैं दारुल कज़ा में इंसाफ मिले, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है एक रिएक्शन ले। रेखा, ये फैक्ट है जो उन्होंने कहा, सही कह रही है। मैं शाहिद समर जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। यहाँ पर जहाँ अगर हम बात करते हैं शोषण की, तो महिलाओं के साथ वाकई के अंदर बहुत ज्यादा शोषण होता है, भले वो हिंदू औरतें हों या भले वो मुसलमान औरतें हों। और यह एक वकील होने के नाते हम रोज कोर्ट के अंदर देखते हैं कि जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं वो भरी भी हैं हमारी मुस्लिम बहनों से। और माफ करिए, यहाँ पे मैं ऐड करना ये भी चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर वो ऐसे तबके की होती है जहाँ पे ना तो एजुकेशन होती है उनके पास में, ना उनके पास जेब में पैसा होता है एक वकील करने के लिए। ये मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन की जो ये सिचुएशन मैं देखती हूँ। आज ही शाम को, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आज ही शाम को मेरे पास एक टेलीफोन आया उस महिला का, मुस्लिम महिला का, जिसने कहा कि मैडम आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरा मुकदमा 376 का यानी कि बलात्कार का, और दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल ने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरा 5 साल का बेटा है, उसने 5 साल से मेरे को अपनी रखेल बना के रखा हुआ है, उसने मेरे से शादी तक नहीं करी, निकाह तक नहीं किया, और अब वो कहता है कि कल कोर्ट के अंदर जाके ये बयान दे देना कि मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। तो मैंने कहा तुमने ये फोन मेरे से क्यों, क्या चाहती हो, तुम मेरे से क्या सलाह चाहती हो? कि मैडम अगर मैं अपना केस वापस नहीं लेती हूँ तो भी घर के बाहर निकाल देगा, और केस चालू करती हूँ तो भी करके बाहर निकाल देगा। तो मेरी औकात जो है वो बिल्कुल धोबी के गधे की बनी हुई है। तो ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि ज्यादातर मुस्लिम बहनें जो हमारे पास कोर्ट के अंदर आती हैं वो बहुत ही दबी हुई होती है, हर तरीके से शोषित होती हैं, उनके पास कोई भी तरह की अवेयरनेस नहीं होती, मतलब कानून के बारे में तो उनको लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ कचहरी में चले जाए, शायद वहां पे जाके हमारे दर्दों की कोई निजात मिल जाएगी। चलिए इस पर मैं जनता से, मैं आप सभी के पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रही थी? बरखा दीदी ने जो बयान दिए, मैंने उनकी आंखों में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या हिंदू महिलाओं के लिए भी दर्द देखा है ना। वो दर्द है, वो जो बोल के उनके जो भावनाएं उनके दिल से बाहर निकल के आई हैं, हमें उन्हें उनका आदर करना चाहिए। और मुस्लिम महिलाएं भी इन सब बातों से त्रस्त है, और जितनी भी मुस्लिम महिला अभी बोल रही हैं वो सब इस कानून के खिलाफ ही हैं, है ना। मुस्लिम बोर्ड से वो जो महिला बोली वो भी उसके प्रति ताल्लुक नहीं रखती। हर कोई ये चाहता है, क्योंकि उनके अंदर दहशत है कि कब तलाक हो जाए और हम लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। तो इसका आदर करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। बोला है, देखिए जो बरखा जी ने बोला, बरखा जी ने जो बोला वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में ही बोला है। क्या जहाँ बरखा जी ने कहा, और मैं बरखा जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात के ऊपर कि जहाँ पे हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके सिर के, हमारी मुस्लिम बहनों के सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, इस बात को नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने कहा, जो शिवा ने अपने प्रीपोस्ट में कहा, मुस्लिम औरतों की तलवार लटकी भी है, उनका शोषण होता है। जो हमारी मुस्लिम महिलाओं के शोषण की बात, जो एडवोकेट साहबा ने कहा, जो शिवा ने कहा, मैं पूरी तरह उससे एडमिट करता हूँ। लेकिन परेशान जो कंफ्यूजन हो रहा है, एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक पर्सनल लॉ है। इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, ये मुल्क जो एक आम जो बात है, और इसी पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। नहीं, अभी शाइस्ता ने दारुल कज़ा की बात की। दारुल कज़ा नहीं, एक बात बताइए, दारुल कज़ा हो, जितने लोग हैं, सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर जो कानून है, वो कानून इस मुल्क के रहने वाले तमाम लोगों को उनके मजहबी इख्तियारात के साथ जिंदगी गुजारने की भरपूर इजाजत देता है। दारुल कज़ा के बारे में जैसे अभी खुद हमारी वकील साहबा ने कहा, जिन मुस्लिम औरतों को लगता है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और यकीनी तौर से कहीं का इंसाफ नहीं होता, वो लोग कोर्ट पहुंच जाती हैं। लेकिन इसी मुल्क के अंदर धारा 371 और धारा 372 दोनों के अंदर ये है कि अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम में रहने वाली औरतों को तो ये भी अधिकार नहीं है जो उनकी रिचुअलिस्ट हैं, उसके लिए भी वो कोर्ट नहीं जा सकती। लेकिन मौलाना सिस्टम में सवाल ये, आप जो चीज एक मुद्दा जो बना रहे हैं, इस तरीके की परेशानी भी बता रहे हैं। नहीं, सवाल ये, मैं एक बात पूरी कर लूँ, मेरा कहना ये है, अगर औरतों के साथ ज्यादती है, औरतें क्या हिंदू हों, औरतें क्या मुसलमान हों, मुस्लिम समाज अभी इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ, इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं, शायद बरखा जी को ये मालूम होना चाहिए पाकिस्तान हमारे पड़ोस में औरतों के साथ कितनी ज्यादती होती थी, लेकिन वहाँ पर भी सियासी तौर पे सबसे ज्यादा प्रस्तुत औरतें मुस्लिम थी।
सुल्ताना से लेकर बेनजीर भुट्टो तक, खालिदा जिया के लेकर शेख हसीना वाजिद तक, सारी की सारी मुस्लिम औरतें, इसकी आप पैरवी करते हैं? देखिए दो चीजें पूरी इख्तियारात है मुस्लिम औरतों को, खुद अपने अंदर समाज क्या करेगा, हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। समाज खुद आपके बात करेगा। हाँ शिवा बोलिए एक मिनट। आपके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? देखिए जी ऐसा है कि ये संविधान हमारे देश का हर इंसान को उसका धर्म का पालन करने की इजाजत देता है, अपनी परंपराओं की इजाजत देता है, लेकिन यही संविधान इस बात का भी ध्यान रखता है और इसकी इजाजत नहीं देता है कि धर्म पालन के नाम पर आप अपने समुदाय के अंदर के कमजोरों पर जुल्म तोड़ें। बहुत जरूरी बात है। आप एक बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए ना, लेकिन आप अरे मौलाना अतर साहब अगर आप बोलने नहीं देंगे, हम कह रही जो आप बोल रहे हैं, अरे आप चुप हो जाइए तो मैं जवाब दूंगा। आपको तो मुद्दा नहीं पता, आप मामले को आप बोलने ही नहीं दे रहे। देखिए आप सवाल क्या हमारे संविधान में अमेंडमेंट नहीं होते हैं? लेकिन नहीं, सुनिए मेरी बात। अगर मुस्लिम पर्सनल में इस तरीके की कमी है, शबनम करने में क्या बुराई है? शबनम एक मिनट। तो ये जो बात है कि समुदाय के अंदर के जो कमजोर हैं, जैसे हिंदू समाज के अंदर के कमजोर महिलाएं हैं, दलित हैं, उन सब के लिए भी राहत इसी संविधान में, उसी तरह से मुसलमान समुदाय के अंदर के जो कमजोर हैं और उसमें 50% जो उनकी महिला पॉपुलेशन है, उसके लिए अगर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई खड़ी करके और उनके ऊपर एक खास तरह के कानून और खास तरह के व्यवस्था और तंत्र लागू करके उनको दबाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। पहले आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुसलमान बच्चों को आप उससे एग्जाम कर दीजिए मिनिमम मैरिजेबल एज एक्ट से। उसके बाद बाल विवाह हो जाने की इजाजत के बाद फिर वो कहता है कि तलाक की इजाजत। बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, करियर नहीं बना पा रही है, उसके बाद आप उसको 3 तलवार की धार के नीचे रख देते हैं। लेकिन एक मिनट, और उसके बाद अगर बात पे शीतल एक मिनट बात पे उसके ऊपर ये ह्यूमन राइट वायलेशन है कि उसके ऊपर ये वायलेंस है। बरखा आप कुछ कहना चाह रही हैं? शीतल, मैं पहली चीज तो ये कहना चाह रही हूँ कि इस मेरी बात को राजनीति से कतई जोड़ के ना देखा जाए। पार्टी का अपना स्टैंड अलग है। मैंने एक सेकंड प्लीज चुप हो जाइए। मैंने आपकी बातें बहुत खामोशी से सुनी हैं। आप प्लीज हमें भी बोलने दीजिए। सर्वोदय स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे बच्चों की कोई फीस नहीं लगती। हम चाहते क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेजते हैं? क्यों नहीं पढ़ाई करने भेजते हैं आप लोग? दिल्ली सरकार ने फ्री एजुकेशन कर रखी है। मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूँ, मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, इसको राजनीति रहा सवाल इस बात का कि मेरी कुर्सी का, तो हमारी कुर्सी 1 साल का मेरा टर्म और बाकी है, उसको मैं पूरा करूंगी। जो मैंने महसूस किया है औरतों के बारे में, और आज वो मैंने बात कही है, और पूरी दिल्ली में घूम के हम लोग काम करते हैं। जमीनी तौर पे हकीकत ये है, आप कभी गए हैं? अगर आप इतने खैर ख्वाह हैं तो आप उन औरतों की क्यों नहीं मदद करते? बिल्कुल, नजमा हमारे साथ बहुत बड़ा आरोप लगा है, बहुत बड़ा आरोप है। पहली चीज तो ये है, उनको मालूम नहीं है मुस्लिम समाज इतना कमजोर नहीं है। दिल्ली के अंदर 47 से पहले, और शीबा अगर शबनम यहाँ बैठ के अपनी बात रख रही है, मुसलमान इतने कमजोर नहीं कि उनकी बच्चियां नहीं पढ़ती हैं। सुबह जाके दिल्ली गेट और लाल किले के पास खड़े हो, कितने बच्चे स्कूलों में जाते हैं, इनको मालूम होना चाहिए। पहले तो समाज की जो पूरे बना दिया कि इतना कमजोर समाज है, ऐसा कमजोर समाज नहीं है। इसमें इनको दूसरी बात ये जो तलाक की बात, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। जो तलाक की बात है, 3 तलाक की बात है, ये शीबा भी जानती है और शबनम दोनों जानती है, हमारी वकील साहबा भी जानती है कि पूरे मुस्लिम समाज में 3 तलाक का जो है रुझान नहीं है। बहुत सारे सेक्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं सुन्नियों में जो उसको, और इसको मैं कहता हूँ आपके माध्यम से पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कहना चाहता हूँ, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से कहना चाहता हूँ कि औरतों को
कमोडिटी यानी उनको जो एक जो वस्तु के तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि वो समाज में, एक मिनट मुझको बात करने दीजिए ना, मुझे वही मैं बात तो करने दीजिए जी। जो बरखा जी ने कहा कि उनको अगर वस्तु के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश है, यानी आज शीतल इतनी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सिगरेट से लेकर और मर्दों के इनर तक के लिए जो हमारी एडवर्टाइजिंग होती है वो औरतों के नाम पे होती है, वो सब औरतें होती है किसी भी धर्म की हो। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, साथ ही हिंदू धर्म को, सिख को, सबको सोचना चाहिए। अगर कहीं औरतों के साथ कमजोरी है उसमें हमको यकीनी तौर से आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। शीतल जी, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं पर ही बात कर लीजिए। कौन सी मुस्लिम महिला के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए आप लड़ने गए? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप कभी लड़ने नहीं जाते किसी के लिए? अरे किसी हजारों मुद्दे हैं मौलाना साहब, पर्सनलाइज कर रहे हैं आप शिवा जी, और हम लड़ते रहते हैं पूरे देश में घूम घूम कर सारी। आप इस मुद्दे को मौलाना साहब, आप अभी खाप की भी बात कर रहे थे, जब भी आप बात करेंगे महिला को ये नहीं करना चाहिए, किसने मना करा आपको? अरे जो धर्म की आसास और बुनियाद, धर्म की आसास और बुनियाद को थोड़ी आप बता सकते हैं। की बात कीजिए, पर्सनल हाल में रहेगा, उसे कयामत तक कोई नहीं बदल सकता। अगर हम लोग देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले वो हिंदू बहनें हो चाहे वो मुस्लिम बहनें हो, किसी को भी प्रताड़ित अगर होता है तो ये गलत है हमारे देश के अंदर। और मेरी एक सजेशन है वकील होने के नाते कि जिस तरीके से शाहबानो केस के बाद में और मुस्लिम महिलाओं को सेक्शन, एक मिनट, मेरी एक सजेशन है कि जिस तरीके से शाहबानो केस के बाद के अंदर मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिला था कि 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वो जाके कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस मांग सकती है, जिस तरीके से बाकी महिलाएं मांग सकती हैं, ये प्रोटेक्शन दी गई थी। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम के ऊपर कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ करती है मुस्लिम बहनों को मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए? उनको तो ये अधिकार ही नहीं है। पर शाहबानो केस के बाद भी जब ये सेटल्ड लॉ है कि हर महिला, भले वो हिंदू और मुसलमानों, उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का, तो क्यों नहीं तलाक के मामले के अंदर भी या और कोई भी मामला जो उनकी जिंदगी के साथ में ताल्लुक रखता है, तो क्यों नहीं उनको हिफाजत से रखा जाए और नजमा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। नजमा, आप महिला आयोग की सदस्य, महिला आयोग से जुड़ी हैं, आप क्या देखती है ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जमीनी स्थिति क्या है? मैडम ये जो बात कर रही हैं कि कोर्ट में जाने, कोर्ट में जाएंगी क्या, कोर्ट में उनका होगा क्या? अगर कोर्ट, इन्होंने 3 तलाक कह दी, एक मेरे पास लड़की थी, उसको हस्बैंड ने उसके बोल दिया मैंने तो तेरे को तलाक दे दी या नहीं दी वो नहीं, तलाक दे दी मैंने, और दूसरी शादी करने जा रहा था। अब ये बताओ वो कहाँ जाए, उसके बच्चे कहाँ जाए? लेकिन कम से कम अगर ये 3 तलाक को मना कर दे, कम से कम जो 3 तलाक है उसके ऊपर अगर स्टॉप लगता है तो कम से कम औरत की कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी दे कम से कम ये मुस्लिम औरतों को। बिल्कुल, जनता से ये जो 3 तलाक को लेकर इन्होंने बात कही या बरखा ने कही और यहाँ हमारे पैनलिस्ट ने कही, हाँ इस पर आप, ये खत्म होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो खत्म होना चाहिए। इस बार इससे बाहर नहीं होते। महिलाएं, बहुत सी महिलाएं मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में ऐसी हैं, आप थोड़ा माइक आगे करके बात कीजिए, मुस्लिम में ज्यादा हैं और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और ये खत्म होना चाहिए, हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए कि गरीब होते पढ़ नहीं सकते हैं बच्चे, और फिर बाद में लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है आगे चलना। ठीक है, उन्हें दीजिए। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लॉ बोर्ड जो बना हुआ है वो पुराने समय का बना हुआ है। अगर हम इसको चाहते हैं कि आगे ये कंटिन्यू रहे तो इसमें जो अमेंडेंट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में अमेंडेंट होते हैं, वैसे इसमें अमेंडेंट होता जाए जिसमें कि जो महिलाओं को अमेंडमेंट, ठीक, महिलाओं को जो पूरा अधिकार हम, आपने भी ये बात कही थी, देखिए शबनम आपने कही थी। मैं एक खास बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि असल में जो सबसे ज्यादा जहरीला और घातक कॉम्बिनेशन इस समय भारत में चल रहा है सुन्नियों के बीच में पर्सनल लॉ के हवाले से, वो ये है कि ट्रिपल तलाक की इजाजत है सुन्नियों को और एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके जो औरत की जिंदगी पर भयानक जुल्म होते हैं, उसको अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी है, उसने इस बात पर शादी करने की इजाजत है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके जो औरत की जिंदगी पर भयानक जुल्म होते हैं, उसको अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी है, उसने इस बात पर सोचा ही नहीं कि ये एक जुल्म है
अपनी बहनों के साथ और सुनिए, लेट मी फिनिश। उसके बाद उन्होंने इसको जारी रखने जो दिया, उस वजह से वो केसेस हैं कि औरत को पता नहीं है कि उसका आज स्टेटस क्या है, वो अपने घर अपने पति के साथ रह सकती है या नहीं, और पति उसके होते हुए भी और दूसरी बीवी ला सकता है, रख सकता है, उसको लात मार सकता है। देखिए, ट्रिपल तलाक ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये एक मानसिक उत्पीड़न है, ये एक मानसिक हिंसा है, इसको रुकना चाहिए और ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में ये रुक चुका है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने हमें सिखा क्या रखा है? क्या किसी को भी अवेयरनेस है इतनी कि मैं जाके कानूनन लड़ाई लड़ सकती हूँ? आप वहीं पर जब भी कोई किसी महिला की बात आती है, आप सीधा धर्मगुरु लेकर आ जाते हैं कि धर्मगुरु ने तो फला चीज आपको कह दी है। मुस्लिम महिलाओं को इतना डरा रखा है कि अगर आपने इससे उठकर कुछ बात कर ली तो फिर आपको तो समाज से निकाल दिया जाएगा, आप तो इस्लाम धर्म से खारिज हो जाएंगी। ना तो हमें कोई इस्लाम धर्म में ला सकता है, ना हमें कोई खारिज कर सकता है। ये कोई ठेकेदार नहीं है हमारे, लेकिन हाँ, ये जबरदस्ती के ठेकेदार बनके, अभी आपने उनसे सुना कि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एनजीओ की तरह है जो अपनी मर्जी से बनाई। बात जो है आपने इन सबके बीच में बिठा के मुझको यहाँ बिठाया है और मैं अपनी बात पूरे तरीके से कहूंगा कि मुझको रखना है। बिल्कुल रखिए। मेरा कहना क्या है, जहां तक जो ज्यादतियां और जुल्म हैं, जो रेखा जी बार बार कह रही हैं, उस पर मुकम्मल तौर से एड्रेस होना चाहिए। परेशानी कहाँ होती है? जब लोगों को लगता है किसी एक खास तबके को जब हम निशानी बना के किसी बात को कहते हैं, उस वक्त परेशानी बनती है। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात है, वो दीन की असास बुनियाद है, उसमें इज्तिहादी तौर पे जो शिबा कह रही है उसमें कहीं ना कहीं बैठ के बात हो सकती है। और ट्रिपल तलाक की कोई हिमायत कोई नहीं करता है, वो यकीनी तौर से एक ऐसी तलवार है। बात करने दीजिए, मैं बात को पूरा करने दीजिए ना। आपकी बात आप कहेंगी ताली बजेगी, मैं ताली नहीं, मैं अपनी बात दीजिए। आप मुझको अगर आपको ताली बजवानी मुझको कहिए, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है, ऐसा नहीं, आदमी हिजाब के साथ, लेकिन कम से कम वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में बातें कर सकता है। मुस्लिम औरतें कहाँ जाए? बुनियाद है, आप उसको बदलने में किसी सूरत में सक्षम नहीं हो सकते। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास एक सेकंड, आपकी समझ से दिन नहीं चल सकता। देखिए, आप लोग सब एक साथ बोलेंगे तो और पैनल को मौका नहीं मिलेगा। तलाक से औरत ही प्रभावित नहीं होती, उसके नज़मा को सुन लीजिए प्लीज। सारी चीज प्रभावित होती है उसकी तलाक से। हाँ नज़मा, अब आप अपनी बात रखिए, अब आप अपनी बात रखिए। एक तलाक से एक औरत ही प्रभावित नहीं होती, एक औरत जितनी बर्बाद होती है उससे ज्यादा उसके बच्चे, उसका परिवार, वो पूरी की पूरी मिट जाती है। क्यों नहीं इसको खत्म कर देते? ये कम से कम 3 तलाकों की जो तलवार उसके ऊपर हमेशा टंगी रहती है, क्यों नहीं खत्म कर देते इसे? इतनी बड़ी बात तो नहीं, पाकिस्तान में भी खत्म कर दिया ना, तुम्हें खत्म करने में क्या जाता है? शाइस्ता, हमें ये तो रहेगा कि हम हाँ इस आदमी को हमेशा पकड़ सकते हैं। कोर्ट मिलाते, कोर्ट बोलती है। शाइस्ता, आप जो है, आप ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आपने ये मुद्दा उठाया क्या? कानून के, बहुत सारे कानून के खिलाफ आपने ये मुद्दा कितना उठाया, आप मुझे बताइए। आप ऑल इंडिया विमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, महिलाओं का जिम्मा आपके पास है। देखिए, ऐसा है, इस्लाम के कानून जो है, आज ये तलाक जो गैर शरई दे रहे हैं, इनको कोड़े पड़ने चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि तुमने गैर शरई तरीके से तलाक दिया है, शराब पी करके दिया है, नशे में दिया है, झूठ बोल के दिया है, बदले की भावना में दिया है, ये कोड़े मारने की सजा देता है। तलाक को तो पहले ही मान लेता है। पर्सनल लॉ बोर्ड खाली सुन्नियों का ठेकेदार नहीं, इस बात की जो आप कह रहे हैं वो परेशानी है। यहाँ रेखा बेटी वकील अच्छी तरह जानती है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, वो जो सुन्नियों के लिए नहीं है, अलग अलग है और अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें हैं। हमारा कहना ये है कि इसमें मैं मुसलमान औरतें नहीं जाती, हमारी उनको इस मुद्दों पे जिसमें औरतों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, खाली एक सेट की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं उनका क्या अधिकारी को, उन्होंने क्या इसमें कुछ करा है? क्या निकाहनामा है, मैं बता रही हूँ, उनका जो मॉडल निकाहनामा है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात करी है। और अभी मुसलमान महिलाओं ने कोडिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार किया है और कोडिफिकेशन ड्राफ्ट एक सेकंड मैं शाइस्ता के पास शाइस्ता, आपने कहा कि आपका जो मॉडल निकाह का जो आपका जो फॉर्मेट है, जो आप कहती है, जो मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है, वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कहता है, बात करता है, तो फिर क्यों अभी भी ये जारी है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सब मुसलमानों को अप्लाई करता है या उनके हितों की रक्षा करता है, वो क्यों नहीं इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाता, अगर आप इसकी हिमायत कर रही हैं तो?
अब वो कंफ्यूज हो जाएंगी, वो इतनी डिटेल में नहीं जा सकती। देखिए, हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनकी अदालत लगाती हूँ और ऐसे केसेस सुनने के बाद दोनों पक्षों को सुनती हूँ और वो तलाक को मैं जो कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है उसको खत्म करके उन दोनों में दोबारा निकाह कराती हूँ और वो दोनों जाते हैं और निकाह मेरी मस्जिद में भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको हमने सुलझाया है और उनकी उजड़ी हुई जिंदगी को बसाया है। पर्सनल लॉ कोर्ट कभी भी दोनों पक्षों को सुनता ही नहीं है, काउंसलिंग नहीं करता है। और इसी तरह से अगर पर्सनल लॉ कोर्ट एक्टिव हो जाता 1972 में शाहबानो के वजह से ये औरतों के मसले पे पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड फेल हो गया। शिवराम जी, ठीक है, पैगम्बर सलाम ने वजाहत के साथ कहा अपने आखिरी वक्त में जब वो इस दुनिया को छोड़ रहे थे, और ये दोनों एग्री करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं तुमको सबसे ज्यादा ताकीद करता हूं तुम्हारी औरतों के बारे में, क्योंकि सिर्फ वो अल्लाह और मेरे नाम से तुम तक पहुंचती हैं, पहली चीज। और दूसरे कहा कि अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे खराब चीज तलाक है। कहा जिसको सुन के अल्लाह का अर्श तक नीचा, इतनी बदतरीन चीज है वो तलाक, सबसे खराब तरीन चीज। अगर 3 तलाक होती है तो मुफ्ती और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि 3 तलाक को किसी सूरत में जायज नहीं कर। अब जो जायज करें उस पर चर्चा करें, बैठ के बातचीत करें, होना चाहिए। 3 तलाक देखिए, एक बार एक हकीकत ये है, ने भी कहा इस्लाम खिलाफ है। मैम अभी सर ने बोला था कि क्या बोलते हैं कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस लॉ को कयामत तक भी खत्म कर दे, इस्लामिक लॉ को। हाँ जी सर, इस्लामिक लॉ को। तो सर ये लॉ जब मतलब इंसानों ने बनाया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है अगर समाज को, तो सर प्लीज ये खत्म क्यों नहीं हो सकता? सर मैं ये कोई नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर इसकी वजह से किसी लॉ की वजह से अगर प्रॉब्लम किसी को अगर हो रही है तो ये खत्म क्यों नहीं हो सकता? बस मैं रीजन पूछना चाहता हूँ। आपको बताऊं, आप अकेले बोलिए सर, प्लीज आप अकेले बोलिए। हिंदुस्तान के अंदर हालांकि बात अलग है, लेकिन मैं आपको अमेंडमेंट कैसे होता है हिंदुस्तान के अंदर। मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीयत में वही बता रहा हूँ भाई। इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक लॉ में मुगलों के जमाने में अमेंडमेंट किया गया कि मंगल के रोज हिंदुस्तान के सारे जबिया खानों को बंद किया जाएगा। जबिया खाने मीन बूचर खाने। उस वक्त भी उलमा चीख है कि आप कैसे किसी चीज को नाजायज करार दे सकते हो। वक्त में मुफ्तियों ने कहा कि चूंकि मंगल जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस तरीन है। मैं वही आ रहा हूँ। अगर उसको हो सकता है तो औरतों के सिलसिले में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अमेंडमेंट करना चाहिए। जब 3 तलाक होती है, जब 3 तलाक होती है तो कोई मौलाना उस 3 तलाक के केस में ये नहीं कहता कि नहीं तलाक नहीं हुई है, हम इसको नहीं मानेंगे। सब मौलाना कहते हैं नहीं तलाक तो हो गई। अब आप ये बताइए कि आप आइडियोलॉजिकल लेवल पे टीवी पर किताबों में कुछ भी कहते रहे, प्रैक्टिकली अगर आपने 3 तलाक को जारी कर रखा है और वो एक सरकार है, वो नहीं चर्चा की, उसको बैन होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। चलिए हमारे पास एक ब्रेक मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हमारी ये बहस जारी रहेगी। कई और सारे सवाल है जो यहाँ जनता बैठी है, क्योंकि जनता को भी अपने सवाल पूछने हैं। हम जनता से भी सवाल लेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो इस मुद्दे पर कई सारे सवाल जनता के बीच में है और हमारे पैनलिस्ट से जवाब उनका दे रहे हैं। रेखा, वो जो सवाल आया था उस ओर से, उस पर आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपने शायद पूछा था कि ना जो चीज गलत है उसका वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं उसको खत्म कर दिया जाता। आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत के संविधान के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर हर भारतीय नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है कि मैं कौन से धर्म को फॉलो करना चाहता हूँ। जो क्योंकि ये फ्रीडम मिल रखी है कि आप इस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। तो हमारा संविधान जो है ये इजाजत देता है आपको। हमारे लॉ मेकर्स ऐसे कानून, ऐसे धर्म को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है रेखा, ठीक है रेखा, मत फॉलो करिए। आपकी बात पूरी हो गई। बरखा कुछ कहना चाह रही थी। बरखा आप उसका शीतल, मैं कही आप कहिए पहले। ठीक है, एक बार पहली शीतल, पहली चीज तो मैं एक मिनट उनको खामोश करा लीजिए। पहली चीज तो ये जो आपकी क्लिपिंग्स चल रही हैं कि मैं अपने बयान से पलटी हूँ, मैं अपने बयान से बिल्कुल नहीं पलटी हूँ। मैं अपने बयान पे बिल्कुल कायम हूँ।
आप अपना बयान एक बार स्पष्ट तौर पे कैसे बताइए। और औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मैं बराबर कहती रहूंगी और कहती आई हूँ, कहती रहूंगी कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरा प्रश्न, जैसे रेखा जी ने कुछ बात कही थी कि हम धर्म के बारे में स्वतंत्रता है, इसलिए धर्म के बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर आर्टिकल 25 बहुत स्पष्ट कहता है कि धर्म के अलावा सोशल पॉलिटिकल, जैसे रेखा जी ने कुछ बात कही थी कि हम धर्म के बारे में स्वतंत्रता है, इसलिए धर्म के बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर आर्टिकल 25 बहुत स्पष्ट कहता है कि धर्म के अलावा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज है, उनको कानून के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो संविधान तो बिल्कुल साफ कह रहा है, और यहाँ कुरान भी वो साफ कह रहा है, जैसा मौलाना जी कह रहे हैं, कुरान में कोई गलती नहीं है। पर कुरान के ठेकेदार जो बोर्ड बन गया है, जबकि उनको ये होना चाहिए था कि उसको प्रोग्रेसिव लॉ बनाना चाहिए था, वो बनाने के बजाय वो उल्टा कुरान से ही पीछे चले गए। इसलिए ऐसी हालत में उनको सुधार की आवश्यकता है। बात कही कि मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। जो बोर्ड अगर हम इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलते हैं तो आप उनको पढ़ाई की तरफ लेके जाइए, आप उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करिए। आप फिर उन्हें दबाने कुचलने की बात करते तो फिर मुझे लगता है आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने निजी फायदे के लिए लेकर बैठे, जो बेहद दुखद है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वो खुद खत्म करें या ना करें, लेकिन हम मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं हमारी मर्जी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। देखिए, पहली चीज तो ये कि किसी भी आदमी को, क्या वो धर्म का कितना बड़ा धर्मावलंबी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, किसी को भी फर्द यानी इंडिविजुअल की आजादी को लिप्त या उसको छीनने का अधिकार नहीं है। पहली चीज, पर्सनल लॉ बोर्ड और पर्सनल लॉ दोनों में फर्क है। जैसा रेखा जी ने भी कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड जाहिर बात है इंसानों की बनाई हुई एक संस्था है और उनको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। हम कंफ्यूज इसलिए थे, बरखा जी की नीयत में किसी को शक नहीं है। जो बयान आया उस बयान के अंदर बरखा जी के मुखारबंद जो शब्द निकले वो पर्सनल लॉ थे। अगर बोर्ड की बात करती तो हम कहेंगे हाँ बोर्ड को चर्चा करना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और मैं कहता हूं सिर्फ हम फिर मैं कहता हूं हमको इस देश की हर औरत के अधिकार के लिए सबको इन चोलों से बाहर निकल के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कहानी क्या, और पर्सनल लॉ बोर्ड इंसानों का बनाया हुआ संस्था है। लेकिन कंफ्यूजन बार बार ये हो रहा है, जो टीवी पे उनका बयान आया है, उन्होंने कहा पर्सनल लॉ को बदलना चाहिए। इसको कंफ्यूजन को भावना नहीं है, शब्दों का आदमी गुलाम होता है, शब्दों का गुलाम होता है, शब्दों का गुलाम है। देखिए जी, एक शब्द ठीक है, आपकी बात पूरी होगी मौलाना साहब। शब्दों का गुलाम है। ऐसा है, आजादी से लेकर अब तक मुसलमान औरत के हालात सुधारने पर जब भी बात हुई है तो उसको अंदर से ये कह के दबाया गया कि हालात में खराब हैं, मुसलमानों पर इतना प्रेशर है, सारे मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, इतना विक्टिमहुड बताया गया कि हम आपके मुसलमान औरत के मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे, पहले अभी पूरी की पूरी कौम खतरे में। ये जो मानसिकता है विक्टिमहुड की, जिससे वो जो असली अंदर के इश्यूज हैं, बराबरी के, गैर बराबरी के और इंसाफ के, इनको दबाया जो गया है। आज बहुत अच्छा होता अगर परफॉर्म किया होता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने परफॉर्म किया होता तो कौन कहता। चाहता हूँ पूरे मुस्लिम धर्माचार्यों से कि नारी को पूरा अधिकार दें, उसको सम्मान करें, और वो घर क्योंकि घर संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है। आप शाम को आए तो वो भी बेचारी हंसती हुई मिले, आप भी हंसते हंसते सुनाइए। बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए, धर्म के नाम नारी को पूरा सम्मान दे, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, और शाम को आप घर आए वो मुस्कुराती हुई मिले। मान जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इसी नोट पर मैं इस बहस को खत्म करूंगी। अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे जनगणमन में एक और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।